Good evening. Good evening. Good evening, Sudeep ji. Good evening. Good evening. Piyush, good evening. Rizwan, good evening. And Galaxy JN J7 ये किसका है? आप अपना थोड़ा नाम चेंज कर दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए वहाँ पे. Good evening, sir. कुछ Galaxy J7 बोल के आ रहा है. ये कौन है? आप कहीं अपना नाम लिख दीजिए वहाँ पे. Hello sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. और Rizwan. Yes sir, it's me, Rizwan from Dhaka. Okay, Rizwan, you are from Dhaka, Bangladesh. Welcome you. Thank you sir. And there is one more. अच्छा, Galaxy J7 इसका पिंटू का है. You should unmute your mic. You should unmute your mic. हाँ, mic unmute करके बात. हाँ. Yes sir, Pintu Yadav. पिंटू. Yes sir. ओके पिंटू, अपना नाम चेंज कर सकते हैं नीचे जाके ऑप्शन में जाके काइंडली चेंज कर लेंगे. Okay, okay. Good evening, Daisy. Okay, so सब कनेक्ट हो गए, सिर्फ एक बाकी है and he is from USA, Mr. Venkat from USA. He will not be able to connect us with us right now. He will be most probably he will be seeing the live recording. Okay. Anyway, so we are going to start our program industrial automation, is not it? Industrial automation. Now, some of you like Sudeep ji and Mintu, you have attended my previous lecture, but there are many newcomers, so I will be repeating some, and I hope you people will be enjoying the same once again. So, my dear friend, am I clear? मेरा voice clear आ रहा है आप लोगों तक? Yes sir. Yes, sir. थोड़ा सा echo हो रहा है, little bit of echo, but not much. Otherwise it's clear. Exactly, मेरा वो माइक थोड़ा खराब हो गया है और मुझको वेबकैम के माइक से करना पड़ रहा है और ये बहुत थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए शायद से इको हो रहा है. But I'll be No, you're audible. Fairly audible. Vishnu, okay. One more participant, Vishnu Kumar. Welcome, Vishnu. Good evening. Okay, so Vishnu is there. Okay, Vishnu, am I audible? Okay, so आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं. सो पहले आज का जो टॉपिक होगा उसका कोर्स कंटेंट देखते हैं, और आज का टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं. तो देख लो, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ स्क्रीन. क्या स्क्रीन सबके सामने है? Yes, sir. ओके, सो आज लेक्चर 1 फर्स्ट लेक्चर है हमारा और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर है. आप लोगों में से बहुत लोग ऑटोमेशन के बारे में काफी कुछ जानते होंगे और बहुत सारे एकदम फ्रेश न्यू कमर्स हैं. ठीक है, सो आई विल बी गोइंग इन ए वेरी स्टडी एंड स्लो मैनर सो दैट हर एक पार्टिसिपेंट को अच्छे से समझ में आए. ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे चीजों को और बहुत बढ़िया से समझेंगे ताकि हमको पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाए. सो आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज ऑटोमेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑटोमेशन, कंट्रोल के बारे में समझेंगे, हाउ कैन वी कंट्रोल एनी मशीन्स, इसको देखेंगे,
एंड हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होता है वो चीज देखेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंट्रोल सिस्टम्स इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्या है? एनीबॉडी who will be giving me the answer? What is automation? Automation क्या है? So in simple word, automation is nothing but automatic control of machines with or without human assistance. Human assistance के साथ या फिर human assistance के बगैर जब हम मशीन्स को ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन बोल रहे हैं। चलिए ऑटोमेशन समझ गए। नाउ टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या क्या टाइप के हो सकते हैं? ऑटोमेशंस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशंस आर योर होम ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन आजकल काफी ज्यादा आगे आ रहा है। होम ऑटोमेशन जैसे आप घर के सारी चीजों को, लाइट, फैन, एसी, हर एक चीज को आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, गूगल असिस्टेंट से, तो आप आराम से अपने मोबाइल फोन से अपने घर के इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर योर होम ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन, जहाँ कंप्यूटर है तो जैसे आप लोगों का टेली सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे ऑफिस ऑटोमेशन के अंडर में आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑफिस के जो काम है उन सबको हम कंप्यूटर के थ्रू आराम से ऑटोमेटिक मोड पे कर पा रहे हैं, इजी कर पा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन नाम से ही पता चलता है क्या होगा कि इंडस्ट्री का जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कोई मोटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो ऑटोमेशन हम लगा रहे हैं उस ऑटोमेशन को हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एनी इक्विपमेंट। मानिए वो एक पर्टिकुलर एक मशीन हो सकता है, एक पैकेजिंग मशीन हो सकता है, एक कन्वेयर बेल्ट हो सकता है। तो आप सिर्फ एक बेल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, या फिर आप कंप्लीट एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, पेपर मिल हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, आपका कोई भी इंडस्ट्री जब हम बोल रहे हैं, प्रोसेस इंडस्ट्री, एफएमसीजी प्लांट हो गए, तो ये सारे जो पूरा प्रोसेस को जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस कंट्रोल, तो क्या है कि आपके दिमाग में ये आता है कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा होने वाले हैं। जब हम किसी एक मशीन की बात करते हैं, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, तो सिर्फ वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर एक कन्वेयर बेल्ट जैसे हमने अभी बोला, तो उसमें कुछ मोटर्स होंगे, कुछ गाइड बेंच होंगे, ये वो सारी चीजों को हमको कंट्रोल करना है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हम मशीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना हो सकता है, या फिर एक छोटा पर्टिकुलर मशीन कंट्रोल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंट्रोल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नाउ व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कंट्रोल जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। इनपुट कुछ भी हो, हमको क्या चाहिए? एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, और उस डिजायर्ड आउटपुट के लिए हमको कंट्रोल करना है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू कंट्रोल? हमको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज चाहिए, या फिर हाउ कैन वी कंट्रोल द मशीन्स? किसी भी मशीन को अगर कंट्रोल करना है तो हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि anything that can be sensed can be measured, and anything that can be measured can be controlled. किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर करना पड़ेगा, और अगर उस पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर करना है
तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर को सेंस करना पड़ेगा। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास आ रहा है वो है सेंसर्स। जब सेंसर सेंस करेंगे तभी आप मेजर कर पाएंगे। जब आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाएगा तो जाके आपका कंट्रोलर कंट्रोल कर पाएगा। चलिए इतना समझ गए। Anybody has any confusion in this? Very simple thing, is that it? Anything that can be sensed can be measured. Anything that can be measured can be controlled. Okay. So what do we need to control? हमको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, इस चीज को थोड़ा इलाबोरेटली करते हैं कि भाई अगर हमको कंट्रोल करना है तो बहुत बढ़िया से इस बात को समझ लीजिए कि कंट्रोल एग्जैक्टली करना कैसे है। दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, या तो आप ओपन लूप कंट्रोल बोलिए या फिर क्लोज लूप कंट्रोल बोल सकते हैं, है ना। अब ये दोनों के बारे में बात करूंगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी हम अगर अपने आप को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी में आपके पास टोटल 5 सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर ये 5 सेंसर्स काम ना करे तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा, है ना। 5 सेंसर्स क्या क्या है? हमारी आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, हमारे स्किन है। और ये 5 सेंसर्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। एवरी मोमेंट दे आर सेंसिंग मैनी, दे आर टेकिंग मैनी इनपुट्स। वो सेंस कर रहा है टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे आवाज क्या आ रही है, आपके सामने कुछ खतरा है कि नहीं है, वो हर एक चीज वो सेंस कर रहा है। तो इनका काम है सिर्फ सेंस करना और सेंस करके सिग्नल को भेजना। कहाँ पे? अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में। तो ये ब्रेन जो है वो ब्रेन क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो सिग्नल रिसीव कर रहा है अपने सेंसर से, और सेंसर इसको कंटिन्यूअसली सिग्नल भेज रहा है। नाउ द ब्रेन इज द कंट्रोलर। और ये कैसे काम करता है? वो काम करता है कि जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है अपने ब्रेन में, उसके बेसिस पे और जो सिग्नल उसको मिल रहे हैं इनपुट, उस सिग्नल का जो वैल्यू है, मतलब क्या कौन सा चीज हो रहा है, उस सिग्नल इनपुट सिग्नल के ऊपर बेस करके और जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है दिमाग में, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका आउटकम और आउटपुट। कैसे? अभी यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ और अचानक से आपके सामने कोई एक खतरनाक चीज आता है, लाइकवाइज एक सांप आ जाता है, तो आप ये सेशन छोड़ के इस रूम से भागोगे। कैसे देखे सांप को? आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस तरीके से हिल रहा है, तो आपकी आंखों ने उस चीज को नोट किया कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, और उस चीज को तुरंत आपके दिमाग में पहुंचाया कि ऐसा एक चीज मेरे पास है, इतना डिस्टेंस पे है। ओके, दिमाग ने तुरंत क्या किया, अपना फाइल्स को खोला और देखा कि इस टाइप का चीज जो होता है उसको तो सांप बोलते हैं। अगर आपको आपके वो प्रोग्राम फाइल्स में अगर और ज्यादा सांप के बारे में इंफॉर्मेशन हो, बढ़िया से समझना इस चीज को, अगर इंफॉर्मेशन और ज्यादा होते हैं तो आप देख के ही बता सकते हैं ये कौन से टाइप का सांप है, क्या ये खतरनाक है कि नहीं है, क्या इसको देख के डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतना प्रोग्रामिंग है कि ये एक सांप है, तो आप यहाँ से उठ के दौड़ोगे। फिर जब आप दौड़े कैसे? आपके दिमाग में वो सिग्नल आया सांप है, फिर उसने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया कि अगर सांप होता है तो भाई हमको ये सांप खतरनाक होता है और हमको भागना चाहिए। तो जैसे ही इसने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम दिमाग में, इसने एक कमांड दिया। किसको कमांड दिया? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड दिया। और वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या था आपका? दैट वाज योर लेग। उसने अपने पैरों को बोला कि भाई तू भाग यहाँ से, नहीं तो ये सांप काटेगा, और आप भागे वहां से। फिर रूम के बाहर जाके क्या करेंगे? फिर से वो दिमाग कैलकुलेट करेगा कि इतना डिस्टेंस पे तो आ गए हैं, अब हमको कोई एक स्टिक ढूंढना चाहिए, तो स्टिक ढूंढेंगे, मारना चाहिए तो मारेंगे,
चिल्लाना चाहिए तो चिल्लाएंगे, लेकिन सारा चीज कैसे कंट्रोल हो रहा है? सेंसर्स, देन कंट्रोलर, देन योर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो आई होप बहुत क्लियरली आपने इस चीज को समझ लिया कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले सेंसर सेंस कर रहा है, कंट्रोलर को कमांड दे रहा है, फिर फाइनल कंट्रोलर इवैल्यूएट करके फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड दे रहा है। और ये हमारे साथ हर रोज, हर सेकंड, हर डे ऐसा ही हो रहा है। हमने कभी इस चीज को शायद से डिटेल्स में देखा नहीं, और यही चीज हमारे पीएलसी के साथ भी हो रहा है। तो सेंसर्स क्या है? सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स गिव इनपुट टू द कंट्रोलर। सेंसर और इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? कंट्रोलर को इनपुट देते हैं। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर executes the predefined program and based on the input received, सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर नहीं, प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम तो किया हुआ है, सारे प्रोग्रामिंग है हमारे दिमाग में, तो अभी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? नहीं हो रहा। बेस्ड ऑन द व्हाट? इनपुट सिग्नल रिसीव्ड, वो कंट्रोलर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, इवैल्यूएट करेगा, कैलकुलेट करेगा और एक डिसीजन लेगा, एंड इट टेक्स डिसीजन। वंस डिसाइडेड, कंट्रोलर गिव्स द कमांड टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। यहाँ पे और कोई बात नहीं है, डिसीजन हो गया, ये करना है, मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को एक सिग्नल चला जाएगा, भाई ये कर दो, एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट simply follow the command received from the controller and execute the task. वो सिंपल कंट्रोलर से जो कमांड आया उस टास्क को कंप्लीट करेगा। खोलना है तो खोलेगा, बंद करना है बंद करना है, भागना है भागेगा, बकना है तो बकेगा। नाउ सपोज, जैसे मैं हर लेक्चर पे बोलता हूं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते टाइम आप क्या क्या देखते हैं? आप फील्डर का पोजीशन देख रहे हैं, तो ऐसे करके जो देखे, क्या किया आपने? सेंस किया कि आंखों से देखा कितना डिस्टेंस पे है। फिर आपने क्या किया कि बॉलर का पोजीशन देखा, ये कैसे बॉल डालेगा। अब बॉलर को देख के ही समझ जाते हो, या फिर उसके बारे में पहले से आप प्रोग्राम करते हो कि ये फास्ट बॉलर है, इसका बॉल इस तरीके से आता है, उस तरीके से आता है। ये सारे प्रोग्रामिंग है दिमाग के। और फिर जब बॉल आता है, बॉलर जब बॉल को फेंक रहा है, तो फिर आपका सेंसर क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है, कमांड दे रहा है, सिग्नल किसको भेज रहा है? कंट्रोलर को। कंट्रोलर देख रहा है बॉल इतने स्पीड में आ रहा है, इस बॉल को इस तरीके से मारना चाहिए, और उसी तरीके से, उसी हिसाब से जैसे डिसीजन लेता है ऐसे मारना है। एक कमांड दिया किसको? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, और बॉल को घुमाया। बॉल जैसे बैट को हिट करता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि बॉल कितना दूरी पे गया, क्या हमको रन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका फीडबैक सिस्टम। फीडबैक क्या ले रहे हैं कि हमने तो हिट कर दिया, और फिर देख रहे हैं कि भाई ये बॉल कितने दूरी पे गया और मैं रन लूं कि ना लूं। तो हर एक मोमेंट पे हम क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं, कंट्रोलर पे इवैल्यूएट करते हैं, और फिर उसका एक डिसीजन लेके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। I hope I am very clear in this part कि कंट्रोल कैसे हो रहा। तो मशीन का कंट्रोल के लिए भी वो 3 चीजें जरूरी है। एक, इनपुट जो हमको सेंसर्स या फिर इंस्ट्रूमेंट से मिलेंगे। दूसरा, कोई एक रहे जो कैलकुलेट करे, इवैल्यूएट करे, डिसीजन ले, दैट इज आवर कंट्रोलर। तीसरा, जो डिसीजन लिए उस चीज को कन्वर्ट करे वर्क में, एंड दैट इज आवर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। The most widely used controller in modern industry is your programmable logic controller. Sorry to interrupt. लास्ट में आप जो बोले, फॉर एग्जांपल इनपुट कैलकुलेट करना एंड एग्जीक्यूट करना, could you repeat that once please? हाँ, pardon? Repeat that please once again. एकदम लास्ट में जो बोले, फॉर एग्जांपल when you talk about an input, you relate it with a sensor or an instrument. Then you said, what does a sensor and instrument do? That gives an input, then you calculate, and then you execute. जो अभी बोले आप, could you just repeat that, please? कोई भी चीज सबसे पहले क्या करना है? हमको उस पर्टिकुलर चीज को सेंस करना है, और सेंसर क्या करेगा?
सेंसर और इंस्ट्रूमेंट विल गिव द इनपुट टू द कंट्रोलर। सो कंट्रोलर वो सेंसर या फिर इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल को लेगा एंड कंट्रोलर विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल। वो कैलकुलेट करेगा, इवैल्यूएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। कंट्रोलर जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो अल्टीमेटली एक आउटपुट डिसीजन होगा। जब डिसीजन कंट्रोलर ले लेगा तब जाके कंट्रोलर सिंपली फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड देगा और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा। दैट मींस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट फॉलो करेगा कंट्रोलर का जो डिसीजन है उस। एनी कंफ्यूजन? ठीक है? नो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 3 पार्ट हमको मिल रहे हैं। कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में 3 पार्ट मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है मुझको इनपुट मिल रहा है, जो कहाँ पे लगा होगा, फील्ड पे लगा होगा। फील्ड से जो पर्टिकुलर पैरामीटर हम कंट्रोल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, उस चीज को हमको सेंस करना है, मेजर करना है और उसको कंट्रोलर पे पहुंचाना है सिग्नल के जरिए, है ना। तो कंट्रोलर को मिल जाएगा वो सिग्नल कि भाई इसका वैल्यू इतना है या फिर उतना है, वो सारा चीज। दूसरा, कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि भाई अगर इसका वैल्यू इतना होता है तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, तो वो प्रोग्रामिंग हम कर देंगे कंट्रोलर को। तीसरा चीज जो है वो है कि हमने इवैल्यूएट तो कर लिया कि भाई इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, उस चीज को वर्क में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज को वर्क में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो 3 चीज है, सेंसर, कंट्रोलर एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स। Now the most widely used controller in modern industry is your programmable logic controller. So PLC आपके सामने दिख रहा है कि PLC है। अगर आप लोग देखेंगे तो these are the controllers that we use in modern. So these are the controllers. 2 तरीके के कंट्रोल सिस्टम यूज हो रहे हैं। एक तो हम बोलते हैं पीएलसी कंट्रोल, दूसरा होता है डीसीएस कंट्रोल। आप लोग सुने होंगे नाम। डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, पीएलसी कंट्रोल। तो दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि डीसीएस कंट्रोल में और पीएलसी कंट्रोल में कहाँ पे क्या क्या अंतर आते हैं, पूरा बढ़िया से समझेंगे। सो पीएलसी कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसमें देखिए ये एक कंट्रोलर दिख रहा है जिसमें कुछ डिस्प्ले है, इसमें कोई डिस्प्ले ही नहीं है। तो ये एलन ब्रैडली का, एग्जैक्टली दिस वन इज एलन ब्रैडलीज माइक्रोलॉजिक्स 1400 पीएलसी। दिस इज ए डेल्टा पीएलसी। ठीक है, सो एंड दिस इज आल्सो kindly mute your mic please. It's a request to all participants. जब तक जरूरत ना हो तो म्यूट में रखें। मैं म्यूट कर रहा हूँ बट allow participant to सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, सो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हमने देखा है कि इस टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट। सो सेंसर और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड इन फील्ड, क्योंकि इसको तो फील्ड में ही लगाना है कि जहां से मुझको जिस पैरामीटर को, पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर करना है वहीं पे मुझको लगाना है। तो सेंसर और इंस्ट्रूमेंट वही फील्ड पे लगेंगे। एंड कनेक्टेड टू द इनपुट कार्ड ऑफ द पीएलसी थ्रू केबल्स और वायर्स। तो पीएलसी में क्या होंगे, एक साइड में इनपुट कार्ड होंगे जहां पे हम लोग अपने सारे इनपुट्स को कनेक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं इनपुट कार्ड। और कैसे कनेक्टेड होंगे, दे विल बी कनेक्टेड थ्रू केबल्स और वायर्स। तो हम लोग वायर यूज करते हैं और वायर के साथ इनपुट कार्ड को पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इनपुट क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक फोटो सेंसर है, कुछ स्विच है, कुछ पुश बटन है, प्रोक्सिमिटी सेंसर्स है। तो दीज आर आवर इनपुट। ठीक है, इनपुट में और भी वैरायटी हो सकते हैं, हम लोग बात करेंगे। जैसे ट्रांसमीटर हो सकते हैं, थर्मोकपल हो सकते हैं, आरटीडी हो सकते हैं, तो बात करेंगे। नेक्स्ट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस।
जो क्या कर रहा है, आउटपुट ले रहा है PLC से और फील्ड में उसको इंप्लीमेंट कर रहा है. These are also installed in the field and connected to the output card. तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इनपुट कार्ड, आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द आउटपुट कार्ड. आउटपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कंट्रोल वाल्व है, तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट आपको कोई एक फ्लो है, फ्लो को कंट्रोल करना है, किसी टैंक का लेवल कंट्रोल करना है, तो वहां पे आप कंट्रोल वाल्व लगाते हैं, फ्लो कंट्रोल करके लेवल कंट्रोल करते हैं. या फिर कोई इंडिकेटर है, लाइट है, फैन है, स्विच क्या कहते हैं इसको, कोई पावर सिलेंडर है, वो सारे हमारे आउटपुट्स हैं. दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सो पावर सिलेंडर. हाँ, पावर सिलेंडर के बारे में ठीक है मैं बता देता हूँ. पावर सिलेंडर क्या होता है, जैसे आपको कोई भी एक टू एंड फ्रो ये कराना है, एक मिनट, सर पावर पॉइंट स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, इट्स स्टक ऑन. आर यू चेंजिंग योर पावर पॉइंट स्लाइड्स? नहीं, He's still on slide number 1. हाँ, या अभी ठीक है. ओके, ओके नाउ, ठीक है सर. ओके. सो सुदीप जी कुछ बोल रहे थे ना क्या, पावर सिलेंडर? Yes, yes. जी, पावर सिलेंडर क्या होता है, अरे यार ये क्या, एक मिनट में आपको मैं कुछ इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में बात कर लेता हूं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. रुकिए. Are these air cylinders? Pneumatic cylinders? जी, न्यूमेटिक. Oh, न्यूमेटिक हो सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं. आई कांट हियर एनीथिंग. विष्णु जी अभी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर. ओके ओके. सो ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को. ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग वंस अगेन. शेयर स्क्रीन. स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने? yes, yes. जो मैं बोल रहा था, पावर सिलेंडर एक एक करके करते हैं. सबसे पहले तो हमने इनपुट के बारे में देखा कि इनपुट डिवाइसेस में क्या हो सकते हैं. कोई भी टाइप का स्विच हो सकता है कि सर्किट को ओपन करेगा, क्लोज करेगा, है ना. पुश बटन हो सकता है कि आपने प्रेस किया तब जाके सर्किट क्लोज हुआ, ओपन हुआ. वो सारी चीजें हमारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं. चलिए, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में क्या हो सकता है, एक तो हो गया कंट्रोल वाल्व जिसके बारे में हमने बात किया, और एक मैंने नाम बताया आपको, पावर सिलेंडर. पावर सिलेंडर क्या होता है, इस टाइप का एक सिलेंडर रहेगा जिसके अंदर एक पिस्टन रहेगा. ठीक है, इस टाइप से एक पिस्टन रहेगा. अब ये न्यूमेटिक पावर सिलेंडर हो सकता है, हाइड्रोलिक पावर सिलेंडर हो सकता है, आपका क्या कहते हैं इसको, न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक हो सकता है. तो दो एंड से हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे. लाइकवाइज आप इस तरीके साइड से भी एयर इंग्रेस कर सकते हैं, इस साइड से भी एयर इंग्रेस कर सकते हैं.
तो अगर एयर इस साइड से जाएगा, जैसे ही एयर इधर से जाएगा तो ये इस पिस्टन को क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा, तो ये जो सिलेंडर है ये आगे पीछे होगा, है ना। फिर इधर से आप एयर देंगे तो फिर इस पिस्टन को ठेल के ये यहाँ पे लेके आएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिला है मुझको, टू एंड फ्रो मोशन मिल रहा है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, डंपर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज खोलना है, बंद करना है, तो वहां पे हम लोग न्यूमेटिक सिलेंडर लगाते हैं। These are used for HVAC applications. जी जी, Are these used for closing the dampers for HVAC, heating, ventilation and air conditioning application? जी जी, कहीं पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपका किसी मोटर है या फिर फैन है, फैन का जो डंपर होता है, सक्शन डंपर या फिर डिस्चार्ज डंपर होता है। हाँ, कोई एक वाल्व को डोम वाल्व टाइप का, जैसे एयर शैंडिंग सिस्टम में जाएंगे तो फिर आपको डोम वाल्व मिलेंगे, डोम वाल्व को खोलना है, बंद करना है। कहीं पे भी गेट है, गेट को आपको खोलना है, बंद करना है। तो लाइकवाइज योर जेसीबी, सबसे सिंपल एग्जांपल, जेसीबी सबने देखा है हमने, तो जेसीबी का जो बकेट होता है, वो बकेट कैसे खुल रहा है, उसका हाथ कैसे आगे जा रहा है, वहां पे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं। तो हर एक साइड में देखिए दो दो तो सिलेंडर लगे हुए हैं, वो सिलेंडर खुलता है तब जाके वो बकेट उठ रहा है, उसका हाथ खुल रहा है, वो खींच पा रहा है। तो वो सारे ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो थ्रू हाइड्रोलिक सिलेंडर्स कर रहे हैं। In our industry, we will be using pneumatic cylinders, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेटिक यूज करेंगे। न्यूमेटिक मतलब एयर कंट्रोल, न्यूमेटिक का मतलब होता है हवा से कंट्रोल करने वाला, एयर कंट्रोल। हाइड्रोलिक मतलब ऑयल कंट्रोल, है ना, लिक्विड कंट्रोल। सो आई होप ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका कि सिलेंडर क्या होता है ना। बाकी आगे करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे रिटर्न करते हैं। सो हम लोग कहाँ पे थे? No, we just said that sensors or instruments are connected to the input card and final control elements are connected to the output card. जी जी, चलिए अब ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी। तो इतना तो समझ में आया, एक आइडिया तो सबको मिल गया है कि भाई हमारे पास क्या है, कुछ सेंसर्स हैं जिनको हमको कनेक्ट करना है पीएलसी के साथ, और वो सेंसर्स कुछ इनपुट्स देंगे। कंट्रोलर का इनपुट कार्ड पे हम लोग इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, आउटपुट कार्ड में आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे और हम प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए, तो अभी जो हमने अब बात किया कि जो मोस्ट यूज्ड, वाइडली यूज्ड कंट्रोलर जो है वो है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और उसी चीज को सीखना है हमको, है ना। तो इसके टाइप्स और वेरिएशंस को देख लेते हैं पहले। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो पीएलसी को किस किस कैटेगरी में रख सकते हैं और कैसे हम देखते हैं पीएलसी को, इस चीज को समझते हैं। बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आईओस, बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप्स। मतलब कि इसका जो आर्किटेक्चर मतलब क्या है, डिजाइन, कि ये किस तरीके से आपने डिजाइन किया हुआ है, उसके ऊपर बेस करके। अब जब पीएलसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाता हूं कि ये पीएलसी आया कैसे, पीएलसी कब आया। हमको पीएलसी मिला 1969, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कुछ एक क्या कहते हैं इसको, जो रिले कंट्रोल थे, सबसे पहले अगर पीछे जाते हैं तो सबसे पहले जो कंट्रोल सिस्टम था वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, मैन्युअली करते थे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है कि आपने देखा और आप खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, बस इस टाइप से हो रहा है। फिर फीडबैक कंट्रोल जब आया, उसमें हमने यूज किया हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करने शुरू कर दिया, और सबसे ज्यादा यूज हुआ जो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो न्यूमेटिक कंट्रोल में क्या दिक्कत आता था कि आपको पूरे फील्ड में, सोचिए पूरे फील्ड में आपको कॉपर ट्यूब्स दौड़ाने पड़ते थे। वो ट्यूब कभी भी पंक्चर होते थे,
और जो कंट्रोलर होते थे वो सारे कंट्रोलर कंट्रोल रूम में लगाए हैं, और वो सारे कंट्रोलर न्यूमेटिक कंट्रोलर हैं। कैन यू इमेजिन? वो एयर को कम ज्यादा हम कंट्रोल रूम से कर रहे हैं, और उसी स्मॉल सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करके फील्ड में न्यूमेटिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इट वाज रियली अ ट्रबलसम जॉब कि इतना सारा कॉपरेटिव्स कहीं पे फट गया, फिर कॉपरेटिव को काटना और फिर जोड़ना इतना आसान भी नहीं होता था, है ना। सो दैट वाज प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल साइड में जाते हैं तो हमारे पास आया रिले कंट्रोल, रिले और कॉन्टेक्टर्स। उससे हम लोग कंट्रोल लॉजिक्स बनाते थे। इसमें क्या दिक्कत है कि बहुत सारे केबल्स को हैंडल करने पड़ते हैं। अब इलेक्ट्रिकल केबल्स हार्डवेयर है, कहीं पे अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसको ढूंढ के निकालना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाता था। फिर सोचिए कि अगर आपको मॉडिफाई करना है, कुछ भी उस पैनल में मॉडिफाई करना है, तो आपको प्रोसेस को शटडाउन चाहिए ही चाहिए। प्रोसेस शटडाउन करके आपको सारे रिलेज निकालने हैं, नए रिलेज डालने हैं, फिर से केबल लेआउट करना है, फिर से सीरीज पैरेलल कनेक्शन करने हैं। तो ये सारी दिक्कतें थी। इन सब दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए जनरल मोटर्स ने सबसे पहले सोचा क्यों ना इस चीज को, रिले कंट्रोल को अगर हम लोग डिजिटल कंट्रोल कर सके तो। सो सबसे पहला जो डिजिटल कंट्रोल डिवाइस हमारे पास आया दैट वाज योर मॉडिकॉन 084। मॉडिकॉन, MODICON। yes मॉडिकॉन। सो ये सबसे पहला जो कंट्रोलर आया डिजिटल कंट्रोल का, वो था मॉडिकॉन का 084। और 084 इन लोगों का, मॉडिकॉन जो कंपनी था, एग्जैक्टली मॉडिकॉन कंपनी नहीं था, बाद में नाम दिया गया मॉडिकॉन जब ये डिजिटल कंट्रोलर बनाया कि मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोल, ठीक है, मॉडिकॉन। और 084 ये 84th प्रोजेक्ट था इस कंपनी का। और ये लोग बहुत सारे और भी कंपटीटर थे, बट मॉडिकॉन एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन लेके आ पाया वहां पे। उसके बाद से जो दौर शुरू हुआ, वहां पे एलन ब्रेडली था, और इस नाम उससे हमको मतलब नहीं है आज के डेट पे, बट स्टिल थोड़ा सा जानते हैं तो अच्छा रहता है कि भाई मॉडिकॉन पहला सीरीज था, 084 मॉडल था, पहला मॉडल जो डिजिटल कंट्रोल में आया। तब के टाइम पे आप सोचिए कि जो कंट्रोलर बनते थे बहुत बड़े बड़े साइज के बनते थे, और इनसे कम्युनिकेट करना एक बहुत ही हेक्टिक जॉब था, कंट्रोलर को प्रोग्राम करना। फिर एलन ब्रेडली जो कंपनी फॉर्म हुआ, और फिर एलन ब्रेडली ने अपना एक मॉडल लेके आया। बहुत सारे और भी मॉडल थे जो फेलियर हुए, लेकिन उसके बाद एलन ब्रेडली ने बोला भाई हमने ये मॉडल लेके आए हैं, और इसको नाम दिया प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। And this programmable logic controller is universally accepted। ठीक है, आज के डेट पे हर कोई इसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ही बोलता है, बट ये PLC जो नाम है वो नाम दिया हुआ है एलन ब्रेडली का, और एलन ब्रेडली का एक मॉडल का नाम है PLC, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। सो मैं ये सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, ये सब इतना खास चीज नहीं है, हम लोग टेक्निकल चीजें ज्यादा करते हैं, छोटा प्रोग्राम है। चलिए, सो PLC ये नाम आया कैसे कि जो डिजिटल कंट्रोल था उसी को हमने एलन ब्रेडली एक कंपनी है, उसने नाम दिया कि भाई हमारा ये जो मॉडल है इसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आज हर कोई इसको PLC ही बोलता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। नाउ यू सी, तो PLC जो है, PLC का मास्टर, इसका पीछे का जो हिस्ट्री है उसमें हमने देखा कि रिले कंट्रोल, न्यूमेटिक कंट्रोल, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते थे, और उस टाइम पे आपका पर्सनल कंप्यूटर मार्केट पे आ चुका था, तो क्या इसको कर सकते थे, और लोगों ने सेमीकंडक्टर्स यूज करके इस चीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया कि भाई हाँ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिजिटली। सो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर ये PLC को हम किस हिसाब से देखते हैं, 3 टाइप के PLC आपको मिलेंगे। एक को बोलेंगे कॉम्पैक्ट, या फिर यूनिटरी, या फिर इंटीग्रेटेड PLC। जो क्या है, सिंपलेस्ट
टाइप का पीएलसी है, छोटा साइज का आपको मिलेगा, और वो एक बक्से के अंदर वो सारा चीज जो इनपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड है, उसका प्रोसेसर है, वो सारा चीज आपको एक ही डब्बे के अंदर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। दिस इज द कॉम्पैक्ट पीएलसी, ठीक है। सो इसको नाम याद रहेगा, कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलिए, यूनिटरी पीएलसी बोलिए, इंटीग्रेटेड पीएलसी बोलिए। सो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंट्रोलर दैट कंटेन्स ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स विदिन ए सिंगल हाउसिंग और बॉक्स। दे आर टिपिकली अटैच्ड डायरेक्टली टू द डिवाइस। तो छोटे से छोटा हो सकता है, उसको हम लोग जिस मशीन को कंट्रोल करना है उसमें भी लगा सकते हैं और अलग से भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर पीएलसी। अब मॉड्यूलर पीएलसी क्या है? देखिए, अगर आप कॉम्पैक्ट पीएलसी यूज कर रहे हैं तो कॉम्पैक्ट पीएलसी में दिक्कत क्या आएगा? अगर मानिए आपका इनपुट कार्ड खराब हो गया या फिर इनपुट कार्ड में से 2-3 चैनल खराब हो गए, तो आपको पूरा का पूरा पीएलसी को ही रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज करने वाला कोई सिस्टम होगा नहीं, आप खुद रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सर्विस सेंटर है या फिर मैन्युफैक्चरर वहां पे भेजेंगे या फिर खुद इसको चेंज करके दूसरा एक नया पीएलसी लगाना पड़ेगा। तो आपका प्रोसेस पूरा शटडाउन चाहिए उसके लिए। अगर छोटा मोटा काम है, मानिए एक मशीन है, उसमें से 2-4 इनपुट खराब हो गए हो, तो वो तो मशीन बंद होगा, कोई बात नहीं भाई, मशीन बंद हो गई, आपने पीएलसी चेंज कर लिया। बट मानिए अगर आपको पूरा प्रोसेस कंट्रोल करना है, तो प्रोसेस कंट्रोल करने में आपका अलग अलग यूनिट्स है। सपोज मैं पावर प्लांट की बात करता हूँ, आपका टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया, जनरेटर सेक्शन हो गया, ये सारे जो यूनिट्स है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, तो अलग अलग यूनिट्स है, और सारे यूनिट्स अगर एक ही पीएलसी से कंट्रोल होगा, और इतना बड़ा पीएलसी अगर आपको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, तो सोच लो क्या होने वाला है। इसलिए क्या करते हैं, हमने मॉड्यूलर सिस्टम डिजाइन किया। मॉड्यूलर में क्या दिक्कत है, क्या फायदा हो गया कि आपको जितना इनपुट और आउटपुट चाहिए उस हिसाब से आप मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका एक पर्टिकुलर कार्ड खराब भी होता है तो आप उस पर्टिकुलर कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं रदर देन पूरा का पूरा पीएलसी को रिप्लेस करना। तो दोनों ही जगह पे मुझको आसानी हो गई कि मैं इतना सारा जितना मुझको इनपुट आउटपुट चाहिए उस हिसाब से मैं पीएलसी को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरा पकड़ लीजिए आपका एक कार्ड खराब होता है, तो फिर मुझको पूरा प्रोसेस को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है until and unless वो एक क्रिटिकल मॉड्यूल ना हो। एनीवेज, उसके बाद हमने देखा कि भाई इससे भी काम नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए मुझको बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चाहिए। तो मॉड्यूलर पीएलसी में क्या है, एक ही सीपीयू रहता है। अगर आपका सीपीयू गड़बड़ा गया तो क्या हो रहा है कि आपका फिर से प्रोसेस पूरा बंद पड़ रहा है। तो हमने डिजाइन किया रैक टाइप पीएलसी का, और रैक टाइप पीएलसी में क्या हो रहा है, ये सीपीयू हमने लगा दिया 2 अलग अलग, यहाँ पे सीपीयू ए और एक है सीपीयू बी, सॉरी ये रैक टाइप पीएलसी हमने लगाया, यहाँ पे दिखाया है रैक टाइप पीएलसी बोलते हैं। तो सीपीयू ए सीपीयू बी 2 सीपीयू लगा दिए, इसमें रैक लगा दिया अलग अलग, और रैक में हमने मॉड्यूल्स कनेक्ट किए। मॉड्यूल्स क्या कर रहा है, कार्ड से इनपुट ले रहा है, जो फील्ड से इनपुट आ रहा है वो कार्ड में आएगा, कार्ड से मॉड्यूल में आएगा, मॉड्यूल से सीपीयू में जाएगा थ्रू रैक। और इसमें क्या आता है, बार बार चला जा रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इसको चेंज कर देता हूं, बार बार दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे सो सीपीयू हमने यहाँ पे 2 लगाया। मॉड्यूलर में क्या था, एक ही सीपीयू था, यहाँ पे 2 सीपीयू लगा पा रहे हैं। एक सीपीयू खराब हो जाएगा तो दूसरा सीपीयू में लाइन पे आ जाएगा। एक मॉड्यूल खराब होगा तो यहाँ पे आप मॉड्यूल का रिडंडेंसी दे सकते हैं कि 2 मॉड्यूल लगा दिए, एक खराब होगा तो दूसरा काम में आएगा। इस तरीके से हमने ये डिजाइन किया, इसको हम बोलते हैं रैक टाइप पीएलसी। और दिस डिजाइन इज एग्जैक्टली सेम, you can compare with the DCS system, distributed control system, ठीक है।
पीएलसी में और डीसीएस में जो अंतर बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पीएलसी क्या है, डीसीएस क्या है बताओ। और पीएलसी, कुछ लोग बोलते हैं कि पीएलसी मतलब मशीन, आप गूगल मारिएगा देखिएगा पीएलसी मतलब मशीन कंट्रोल एंड डीसीएस मतलब प्रोसेस कंट्रोल। ऐसा कुछ रहा नहीं। ये शुरुआत के दौर पे इस चीज को अगर बोलते तो ठीक था, क्योंकि आज के डेट में जो रैक टाइप पीएलसीज आते हैं, दैट रैक टाइप पीएलसी इज इक्विवेलेंट टू योर डीसीएस सिस्टम। तो ये अलग अलग नाम का ये रहा बचा है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे से छोटा पीएलसी हो सकता है। हाँ, डीसीएस में क्या है, डीसीएस हमेशा एक बड़ा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और पीएलसी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। चलिए आगे चल के और बात करेंगे इसको। तो 3 टाइप के हमने पीएलसी देखे, कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। तीनों का डिफरेंस हमको समझ में आया। कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या है, छोटा पीएलसी है जो एक ही हाउसिंग में सारा का सारा चीज है, इनपुट, प्रोसेसर, ये सारा चीज। मॉड्यूलर पीएलसी में क्या है कि अलग अलग मॉड्यूल्स लग रहे हैं, और मॉड्यूल्स हम कहाँ पे लगाते हैं, बैक प्लेन पे लगा रहे हैं। मतलब एक हाउसिंग आएगा और हाउसिंग में हम अलग अलग कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और सारे कार्ड को खोल के रिप्लेस भी कर सकते हैं, पावर सप्लाई हो, सीपीयू हो, वो हर एक चीज। रैक टाइप में क्या है कि यहाँ पे हम रैक के साथ सीपीयू को कम्युनिकेट करा रहे हैं, और रैक में क्या है, रैक में है हमारे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मॉड्यूल्स रैक को सिग्नल दे रहा है, और सिग्नल ले कहां से रहा है, हमारे इनपुट डिवाइस जो इनपुट कार्ड में है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड अलग हो गए, मॉड्यूल्स अलग हो गए, सीपीयू अलग हो गया, हर एक चीज अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। जो मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, अगर कभी कहीं पे इंटरव्यू पे या फिर कोई अगर पूछता है आपको कि भाई आप मेजर डिफरेंस बताओ पीएलसी और डीसीएस का, तो आपको सिंपली 2 पॉइंट बोलने हैं। नंबर 1, डीसीएस में मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट्स चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स होते हैं डीसीएस में। पीएलसी में लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट भी हो सकते हैं और वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट भी हो सकता है। तो मेजर डिफरेंस कहां पे है दोनों में, मेजर डिफरेंस इज इन द रिडंडेंसी लेवल। रिडंडेंसी लेवल क्या है, रिडंडेंसी मतलब जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ पे आपने 2 सीपीयू लगाया, एक सीपीयू एक्टिव मोड पे है और एक क्या है, स्टैंड बाई मोड पे है। जैसे ही ये वाला सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम आएगी, इमीडिएटली सेकेंड सीपीयू विल टेक ओवर एंड प्रोसेस को पता भी नहीं चलेगा कि सीपीयू चेंज हो गया है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिडंडेंसी। जैसे स्टैंड बाई होता है, रिडंडेंसी में और स्टैंड बाई में क्या अंतर है, हम जब बोलते हैं कि स्टैंड बाई, एक मशीन का स्टैंड बाई है, उसमें क्या होता है कि मानिए 2 मोटर है आपके पास, दोनों मोटर, एक चल रहा है दूसरा बंद है। अगर एक नंबर मोटर बंद हो जाएगा तो आप दूसरे मोटर को चालू कर सकते हैं, वो है आपका स्टैंड बाई ऑप्शन। दूसरा टर्म जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉट स्टैंड बाई। स्टैंड बाई हो गया, हॉट स्टैंड बाई। ये हॉट स्टैंड बाई क्या है कि अगर आपका एक मोटर बंद होता है, इमीडिएटली दूसरा मोटर चालू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हॉट स्टैंड बाई, मतलब ऑटोमेटिक मोड पे रखा हुआ है, ऑटो मोड पे रखा है कि एक बंद होगा दूसरा चालू होगा। दिस इज कॉल्ड हॉट स्टैंड बाई। और रिडंडेंट क्या है, रिडंडेंट ये है कि दोनों का दोनों मशीन साइमल्टेनियसली चल रहा है, आउटपुट किसी एक से मिल रहा है, दूसरे से आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग सेम है। जैसे ही फर्स्ट वन से आउटपुट बंद होगा दूसरे का आउटपुट आ जाएगा। इसका मतलब विथ नो टाइम डिले, विथ नो टाइम डिले मुझको आउटपुट मिल रहा है जब स्विच ओवर हो रहा है। अगर वहीं पे सोचिए कि दूसरा सीपीयू जो है वो स्टैंड बाई मोड या फिर हॉट स्टैंड बाई मोड पे रहता, तो क्या होता कि एक सीपीयू बंद हुआ तो दूसरा सीपीयू ऑन होगा। जब सीपीयू ऑन होता है तो उसका बूटिंग टाइम एक तो लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम एक तो लगेगा, उस टाइम में तो आपका प्रोसेस बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट। अब रिडंडेंसी हर एक लेवल पे हो सकता है, अलग अलग लेवल पे हो सकता है। जैसे सीपीयू लेवल पे दे दिया आपने, स्विच जो स्विच कनेक्ट कर रहे हैं हर एक स्विच में रिडंडेंसी दे सकते हैं, मॉड्यूल्स में दे सकते हैं कि
सेम टाइप के दो दो मॉड्यूल आपने लगा दिए कि एक मॉड्यूल खराब होगा तो दूसरा काम करेगा। जो क्रिटिकल मॉड्यूल्स होते हैं वो हम लोग रिडंडेंट लगाते हैं, इस टाइप से होंगे। तो हमने क्या देखा कि भाई टाइप्स ऑफ पीएलसीज में हमने 3 कैटेगरी के पीएलसी देखे बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन। डिजाइन कैसे किया? एक डिजाइन किया हमने कॉम्पैक्ट, जो एक ही बक्से के अंदर सारा चीज लगा दिया। दूसरा डिजाइन किया मॉड्यूलर, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए और एक ही हाउसिंग में हम प्लग एंड प्ले कर रहे हैं। तीसरा डिजाइन बनाया जिसमें रिडंडेंसी लेवल दे दिया और इसको हम बोल रहे हैं रैक टाइप पीएलसी, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम ही है। ठीक है, ओके। सो Can I interrupt? जी बोलिए। Oh, when you spoke about PLC and DCS का difference, first you said कि DCS में there is a high level of input outputs. जी PLC can have low as well as high. एग्जैक्टली तो और क्या डिफरेंस बोले आप? जस्ट एक बार। ठीक है, मैं एक बार फिर से डीसीएस और पीएलसी का डिफरेंस बोलता हूँ। पीएलसी एकदम छोटा, जैसे आपका 2 इनपुट 1 आउटपुट, राइट, वो एक पीएलसी हो जाएगा। एक कंट्रोलर चिप एक हो गया, वो भी एक पीएलसी हो गया। लेकिन डीसीएस जब बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें क्या है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स जो होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। अब इसमें कोई काउंट है कि इतना होना पड़ेगा? कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि अच्छा, इतना इनपुट आउटपुट होगा तब जाके हम डीसीएस बोले। सो मिनिमम फिर भी पकड़ लीजिए, अगर आप डीसीएस की बात करते हैं तो मिनिमम 300, 400, 500 आईओस होने ही होने हैं। ठीक है, उससे नीचे आप पीएलसी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो जब हम प्रोसेस को कंट्रोल, अभी एक मशीन में एक मशीन को अगर कंट्रोल करना है, कोई एक पर्टिकुलर मशीन है, तो एक ही मशीन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको इतना आईओस की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक कंट्रोलर छोटा वाला कॉम्पैक्ट कंट्रोलर लगा के उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मशीन कंट्रोल मतलब पीएलसी। और जब आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने टरबाइन कंट्रोल करना है, बॉयलर को कंट्रोल करना है, तो वहां पे देखिएगा कि हंड्रेड्स ऑफ आईओस आपको चाहिए कि इतने सारे पैरामीटर्स है, वेरिएशंस है। तो वो सारे के सारे अगर हमको एक ही साथ एक ही कंट्रोलर से कंट्रोल करना है, तब जाके हमको चाहिए डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब डीसीएस का फायदा ये है कि हर एक लेवल पे हम रिडंडेंसी दे सकते हैं। रिडंडेंसी मतलब स्टैंड बाय ऑप्शन। हाँ, समझ गया। नॉट स्टैंड बाय ऑप्शन। पर पीएलसी में वी कांट गिव रिडंडेंसी। अब पीएलसी में देखिए, जो रैक टाइप पीएलसी है उसमें दे सकते हैं रिडंडेंसी ऑप्शन, लेकिन मॉड्यूलर या फिर कॉम्पैक्ट में में तो सवाल ही नहीं उठता है। मॉड्यूलर में भी रेयर केस में, मॉड्यूलर में आजकल ऑप्शंस है। जितना एडवांस हो रहा है, कम्युनिकेशन लेवल एडवांस हो रहा है, उतना फैसिलिटीज भी ऐड कर रहा है कंपनी। तो मॉड्यूलर में कहीं कहीं पे ऑप्शंस है बट लिमिटेड है, लेकिन रैक टाइप में आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप पूरा टोटल कंट्रोल सिस्टम की मतलब टोटल प्रोसेस कंट्रोल करते हैं तब तो डीसीएस पे दे। दोनों में और एक जगह पे अंतर है कि पीएलसी में जो प्रोग्रामिंग करते हैं मोस्टली इसमें लैडर लॉजिक यूज करते हैं। ओके। और डीसीएस में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम मेन यूज करते हैं, एफबीडी। ठीक है, और इनका जो मेमोरी एलोकेशंस होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है डीसीएस में और आपके इस पीएलसी में। इनको असाइन करने का तरीका अलग होता है। जैसे पीएलसी में हम लोग जब असाइन करेंगे, देखेंगे हम लोग जब असाइन करेंगे आईओस को, तो ये मेमोरी का एड्रेस को डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। लेकिन डीसीएस पे हम क्या है, वो एकदम ग्लोबल रहेगा और आप इसका वेरिएबल टैग वैल्यूज, आप टैग नेम देके उस नाम के रेफरेंस पे कर सकते हैं। यहाँ पे नाम के रेफरेंस पे नहीं कर पाते हैं पीएलसी में, सीक्वेंशियली देखना पड़ता है। तो पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना और प्रोग्राम को फिर फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। डीसीएस काफी आसान होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, पीएलसी में थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है कि अगर आप नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाइएगा। लेकिन डीसीएस काफी यूजर फ्रेंडली है, जो कंप्यूटर में बैठ के बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप उसमें। And when we talk about redundancy levels, this terminology hot standby comes up, where
when you say that it is on a hot standby system, मतलब if one PLC fails, the other will immediately take over. जी, रिडंडेंसी लेवल का मतलब वही होता है कि हम्म। दोनों जो टू एलिमेंट आप बोल रहे हैं कि दे आर रिडंडेंट, जो भी एलिमेंट है, वो चाहे सीपीयू है, वो चाहे मॉड्यूल है, वो चाहे सिस्टम है, वो चाहे कोई भी है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों कंटिन्यूअसली रनिंग पोजीशन पे। ऐसा नहीं है कि एक स्टॉप है, दोनों ऑन है, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट किसी एक से आ रहा है, दूसरे से आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके। जैसे इसका आउटपुट बंद हुआ तो उसी साइकिल पे ही ये दूसरा वाला आउटपुट देना शुरू करेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली दोनों ऑन है और दोनों कंप्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सो रहा है कि ये बंद होगा तब जाके मैं जागूंगा और मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। ये भी काम कर रहा है, सिर्फ आउटपुट नहीं दे रहा है, वो बैठा हुआ है कि भाई तू तो कर रहा है, करता रहे। जैसे ये बंद हो जाएगा तुरंत दूसरा वाला आएगा, इसी को हम बोलेंगे रिडंडेंसी। ठीक है, There is nothing called cold standby ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। हॉट, अच्छा चलिए मैं एक बार तीनों चीजों को फिर से एक बार नहीं समझ गया। I was just trying to। एक हो गया हमारा, एक मिनट से कलर कहाँ से चेंज करते हैं। एक मैंने बताया आपको स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मोटर है, यहाँ पे एक मोटर है, दो मोटर है, तो एक बंद है, दूसरा ये वाला क्या है रनिंग में है, तो ये स्टैंड बाई में है। मतलब जब ये बंद होगा तो हम लोग जाके इसको चालू कर सकते हैं। ओके, राइट। ये हो गया कंडीशन कि हमको चालू करना है इसको। आप ऑटोमेटिक करिए, मतलब पीएलसी से करिए, खुद करिए, जाके हाथ से करिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक चालू नहीं हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ स्टैंड बाई मोड। हॉट स्टैंड बाई क्या है? हॉट स्टैंड बाई मतलब कि जैसे ही ये वाला मशीन बंद होगा, ये तो रनिंग में था, ये बंद हुआ, ये ऑटोमेटिक चालू हो गया, ऑटोमेटिक चालू हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ हॉट स्टैंड बाई। रिडंडेंट क्या बोल रहा हूँ कि रिडंडेंट मतलब ये भी चालू है और ये भी चालू है, लेकिन इससे आउटपुट नहीं आ रहा है। उसको जैसे इसका आउटपुट में प्रॉब्लम आएगा या फिर कोई भी लेवल का प्रॉब्लम आया, फॉल्ट आया, ये आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो दूसरा वाला जो है मोटर या फिर जो भी एलिमेंट है उससे आउटपुट आना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये 3 लेवल ही मैंने बताया आपको। ठीक है, रिडंडेंसी, हॉट स्टैंड बाई एंड फर्स्ट स्टैंड बाई। ठीक है, ये 3 आप बोले, रिडंडेंसी, स्टैंड बाई एंड हॉट स्टैंड बाई, ये 3 ना? जी जी जी। ओके, गॉट इट। सर इनपुट मॉड्यूल और इनपुट कार्ड में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? इनपुट मॉड्यूल और इनपुट कार्ड में। मॉड्यूलर इनपुट कार्ड। यस सर, आप बोले कि इनपुट कार्ड और इनपुट मॉड्यूल, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, एक कार्ड क्या है कि कार्ड वो है जो फील्ड डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली फील्ड डिवाइसेस को, जैसे यहाँ पे देख रहे हो केबल लगा हुआ है आके, सो ये क्या कर रहा है कि फील्ड डिवाइस जो है वो यहाँ पे आके टर्मिनेशन पे लग रहा है। तो ये हो गया मेरा इनपुट कार्ड। अब ये तो कॉम्पैक्ट है, इसमें मॉड्यूल बोलिए और कार्ड बोलिए एक ही हो गया। मॉड्यूलर पीएलसी में क्या हो रहा है कि इनपुट मॉड्यूल और कार्ड एक ही जगह पे लगा हुआ है, एक एक कार्ड एक एक मॉड्यूल है या फिर एक एक कार्ड भी है। कि टर्मिनेशन जो है, टर्मिनेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टर्मिनेशन उसी मॉड्यूल पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम रैक टाइप में जाएंगे तो रैक टाइप में देखिए यहाँ पे ये मॉड्यूल्स अलग होंगे। इस मॉड्यूल्स मतलब क्या है, जो प्रोसेस कर रहा है कि आपका फील्ड से जो सिग्नल आ रहा है ना, वो सिग्नल या तो करंट सोर्स में आएगा या फिर वोल्टेज लेवल पे आएगा, या तो करंट होगा या वोल्टेज होगा। ना करंट हो या वोल्टेज हो, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करेगा तो फिर मेरा ये सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो समझेगा नहीं इस बात को, है ना। तो इसको जो कन्वर्ट करते हैं आइदर एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उस पर्टिकुलर जो कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं, उस प्रोसेसर को बोल रहे हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, और कार्ड किसको बोल रहे हैं?
जो टर्मिनेशन के साथ मतलब फील्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्टेड हो रहा है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। सिर्फ इस लेवल पे मैं इतना बोल दूं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैंने फील्ड पे लगाया, उससे एक तार लिया, वो तार लाके मैंने ये जो टर्मिनेशंस पे कनेक्ट किए, उस पर्टिकुलर चीज को मैं कार्ड बोल रहा हूँ। फिर उस कार्ड से वो सिग्नल प्रोसेस होके सीपीयू पे जाएगा। बीच में जो चीज प्रोसेस कर रहा है उसको मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ। ठीक है, सो एक हो गया इनपुट मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या कर रहा है, कार्ड से सिग्नल को ले रहा है और उसको प्रोसेस करके डिजिटल बना के सीपीयू को दे रहा है। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसीज देख रहे हैं और उसमें हमने देखा कि बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर हमको 3 तरीके के पीएलसी मिल रहा है, कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी एंड रैक टाइप पीएलसी। आई होप देयर इज नो मोर कंफ्यूजन। तीनों चीजों में हमने देखा डिफरेंस क्या होते हैं और अलग अलग कैटेगरी कैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज योर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आईओस, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो पीएलसी को। सो इसमें जब आप जाओगे तो आप देखो, हम लोग बोल रहे हैं पीको या फिर नैनो पीएलसी, जहां पे लेस देन 15 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है। माइक्रो पीएलसी 15 to 128 आईओस है। मिनी पीएलसी 128 to 512 आईओस है। और स्टैंडर्ड और लार्ज साइज इज 512 एंड अबव जो पीएलसी है उसको स्टैंडर्ड या फिर लार्ज साइज पीएलसी हम बोल सकते हैं। तो ये जो पीको और नैनो है, माइक्रो है, ये जरूरी नहीं है कि इसी नाम से ही आप उसको बुलाओ। अलग अलग ब्रांड के पीएलसी आते हैं और अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है इनका। अलग अलग ब्रांड के लोग, अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। सो इन जनरल जो पीएलसी का लैंग्वेज है, इंजीनियर्स जिस भाषा में बात करते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि यार ये पिको है या फिर नैनो पीएलसी है। एक नैनो पीएलसी से चलेगा, माइक्रो पीएलसी। तो हमको बस आइडिया रहना है, इससे आपको काम करने में ना तो कभी कोई तकलीफ आने वाली है ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। सिर्फ ये जानकारी के लिए अच्छा लगता है कि चलो बात कर पा रहे हैं इस टाइप से। कोई अगर माइक्रो बोल दिया तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके करियर में, है ना, कि किसको पीको बोल रहे हैं, नैनो बोल रहे हैं। जब भी आपको कोई एक रिक्वायरमेंट होगी कि भाई मुझको इस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करना है, तो आप जब सर्च करोगे कि मुझको कौन सा पीएलसी लेना है, तो आप देखोगे कि मेरा नंबर ऑफ आईओस कितना है। नंबर ऑफ आईओस के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉम्पैक्ट पीएलसी से काम चल जाएगा कि मॉड्यूलर लगाना है कि रैक टाइप पीएलसी लगाना है। और ये जो नाम है कि माइक्रो है, मिनी है, उससे मतलब नहीं बनता है। आप ये करेंगे कि कोटेशन जब मंगवाएंगे तो एलन ब्रेडली अपने हिसाब से देगा, सीमेंस अपने हिसाब से देगा, आपका मित्सुबिशी अपने हिसाब से देगा, और आप कंपेयर करना आना चाहिए आपको कि भाई इसमें ये तीनों कंपनी में क्या डिफरेंसेस है, प्राइस किसका हाई हो रहा है, मैं डिसीजन कैसे लूं कि कौन सा पीएलसी मेरे लिए सही है, वो बातें करते हैं। चलिए, सो पीको, नैनो, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड और लार्ज किसके बेस पे, नंबर ऑफ आईओस के बेस पे, इनपुट एंड आउटपुट के बेस पे। लास्ट वन इज योर बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप। ये बेस्ड ऑन आउटपुट टाइप क्या है कि रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप, एनालॉग टाइप में बोल रहा हूं। जैसे आउटपुट जो है हमारे फील्ड में, आउटपुट सिग्नल्स या तो डिजिटल होंगे या एनालॉग होंगे। अगर डिजिटल है तो इसका मतलब ऑन या फिर ऑफ हो रहा है। एनालॉग है मतलब वो प्रोसेस पूरा का पूरा वेरी कर रहा है 0 to 100%। जैसे आपका कंट्रोल वाल्व हो गया, कंट्रोल वाल्व क्या हो रहा है, 0% से लेके 100% तक खुलता है, बंद होता है। आप उसको 55% कमांड दे सकते हो, 25% कमांड दे सकते हो, 15% कमांड दे सकते हो, 17% कमांड दे सकते हो। मतलब ये कहीं पे भी 0 to 100% वेरिएशन है। इसका मतलब वो एक एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग कंट्रोल है। तो जो जिस चीज का वेरिएशन 0 to 100% हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ एनालॉग,
और जो सिर्फ ऑन हो रहा है एंड ऑफ हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूं डिजिटल। अगर आपका आउटपुट जो है, इनपुट छोड़ दीजिए, अगर आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट डिजिटल कंट्रोल है, सिर्फ डिजिटल है, तो वहां पे आप रिले टाइप या फिर ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी यूज कर सकते हैं। रिले टाइप पीएलसी में क्या यूज हो रहा है कि आउटपुट कार्ड में आप रिले यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से आप एक रिले को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है कि रिले ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, और उसी से आपका जो सर्किट है वो सर्किट ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। सो ये हो गया रिले टाइप पीएलसी। ट्रांजिस्टर टाइप क्या है? रिले के जगह पे हम लोग सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। सो किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर यूज करके जो कार्ड बनाते हैं, आउटपुट कार्ड, उसके बेसिस पे भी हम पीएलसी को देख सकते हैं कि भाई कोई आपको दे रहा है, पकड़ लीजिए आपको लो कॉस्ट एक्स अमाउंट में एक पीएलसी ऑफर कर रहा है और उसके आउटपुट पे लगा हुआ है रिले, और एक बंदा बोल रहा है कि नहीं मेरा पीएलसी का दाम ज्यादा है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और आपको उतना फ्रीक्वेंट स्विचिंग ऑपरेशन नहीं है आपका, देन बेटर कि आप रिले टाइप में चले जाओ। आपको ट्रांजिस्टर टाइप नहीं चाहिए वहां पर, लेकिन जहां पे फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं वहां पे रिले टाइप इज नॉट ए सुइटेबल ऑप्शन, क्योंकि रिले है तो मैकेनिकल मूवमेंट से, मैकेनिकल मूवमेंट से तो फॉल्ट आने के चांसेस है, वेयर एंड टियर होने के चांसेस है। सॉलिड स्टेट इज बेटर चॉइस, बेटर ऑप्शन। एनालॉग, अगर आपको एनालॉग सिग्नल कंट्रोल करना ही नहीं है तो फिर उस टाइप का पीएलसी को जरूरत नहीं, क्योंकि जहां पे एनालॉग आउटपुट्स आएंगे, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट आएंगे, तो उस पीएलसी का कॉस्ट ज्यादा होगा। अगर सिर्फ डिजिटल होगा पीएलसी का कॉस्ट कम होगा। सो एनालॉग कंट्रोल इज डिफरेंट, कि जहां पे ऑन ऑफ स्विचिंग नहीं है, से सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझको एनालॉग कंट्रोल चाहिए, उसी तब मैं एनालॉग टाइप पीएलसी देखूंगा कि इनबिल्ड एनालॉग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनबिल्ड नहीं आ रहा है तो क्या मैं एक्सटेंशन लगा सकता हूँ, एनालॉग कार्ड, एक्सटेंडेड एनालॉग कार्ड्स लगा सकता हूँ, तो वो सारे ऑप्शन हमको देख लेने चाहिए पीएलसी। ठीक है, सो ये तीन टाइप का मैंने ब्रॉड एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि भाई आर्किटेक्चर के बेसिस पे, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के बेसिस पे और आउटपुट टाइप के बेसिस पे, और कैसे कैसे हम पीएलसी को किस हिसाब से देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, नंबर ऑफ आईओस के बेसिस पे एंड आउटपुट टाइप के बेसिस पे। ठीक है, am I clear till now? Yes, you are. Okay, thank you. So next part we move on basic components of PLC. PLC के बेसिक कंपोनेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी तक कि PLC क्या है, एक कंट्रोलर है, और एक कंट्रोलर क्या है, मैं बोल रहा हूं कि PLC is nothing but an industrial computer. It is a specialized computer used to control machines and processes in industrial environment. जो हमारा घर का कंप्यूटर है ना, पीसी है, इसमें और पीएलसी में सिर्फ इतना अंतर है कि पीएलसी जो डिजाइन किया गया है that can withstand the industrial hazards. इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट पे पीएलसी बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत जल्दी उसमें फॉल्ट नहीं आता है। दूसरा चीज क्या है कि जो पीएलसी होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही प्रोग्राम को रिपीटेडली रन कराता है। अपना जो कंप्यूटर है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हैं, लेकिन पीएलसी में सिर्फ एक ही प्रोग्राम होगा और वो एक ही प्रोग्राम को वो बार बार रन करता रहेगा। क्लियर? अपने पीसी में और पीएलसी में और क्या अंतर है कि भाई जो पीसी है इसके साथ जो रियल टाइम डिवाइसेस है हमारे, उसको डायरेक्टली अटैच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पीएलसी में वो फैसिलिटी दिया गया है
कि मैं डायरेक्ट टाइम जो डिवाइसेस है उस डिवाइसेस को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा हूं अपने पीएलसी के साथ, है ना। तो पीएलसी मानिए एक स्विच है या फिर एक पकड़ लीजिए एक लाइट है, उस लाइट को ऑन ऑफ कराना है कंप्यूटर से पॉसिबल तो है, बट उसके लिए अलग से डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, आपको कार्ड्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा है। वही सारे कार्ड लगा के हमने एक पीएलसी बनाया हुआ है, वो भी एक कंप्यूटर ही है जिसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल कंप्यूटर और पीएलसी, ठीक है। सो दे आर डिजाइन्ड टू विथस्टैंड इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स। The PLC components can be divided into 3 parts. क्या क्या पार्ट होंगे? पावर सप्लाई एंड रैक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आईओ सेक्शंस। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी आपको एक पावर सप्लाई कार्ड चाहिए। जो पावर सप्लाई कार्ड क्या है कंप्यूटर में, जिसको हम बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, उसमें क्या लगा हुआ है? एक एसएमपीएस लगा हुआ है। एसएमपीएस क्या करता है? आपका 230 वोल्ट को कन्वर्ट करके वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। कहीं पे 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, कहीं पे 9 वोल्ट दे रहा है, कहीं पे 12 वोल्ट दे रहा है। दैट इज कॉल्ड योर एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। सिमिलर सप्लाई कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर योर पीएलसी, क्योंकि पीएलसी जो ऑपरेट करता है, पीएलसी ऑपरेट करता है 24 वोल्ट डीसी पे। तो हमको क्या चाहिए? 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई चाहिए फॉर पीएलसी। तो हम क्या लगा देंगे? एक तो कार्ड लगाएंगे उसमें जो 230 से 24 वोल्ट करेगा, या फिर मानिए 110 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट डीसी करेगा। सो अलग अलग पीएलसी के डिजाइन होते हैं पावर सप्लाई के, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज करना है। दूसरा है रैक। So the power supply card is same as your SMPS in PC, is plugged into the rack that supplies the regulated 24 volt DC power to the modules that are also plugged into the rack. So एक रैक लिए या फिर एक हाउसिंग ले लिए, उसी हाउसिंग में हमने फिट कर दिया अपने पावर सप्लाई कार्ड को। अगर मॉड्यूलर पीएलसी है तो बैकप्लेन के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। अगर रैक टाइप पीएलसी है तो हर एक रैक पे आपको अलग अलग पावर सप्लाई कार्ड लगाने पड़ेंगे। इस टाइप से काम करता है। द पीएलसी वर्क्स इन 24 वोल्ट डीसी। द रैक होल्ड्स ऑल मॉड्यूल्स एंड कार्ड्स। तो जो रैक होता है वो रैक क्या करता है? सारे मॉड्यूल्स और कार्ड को, ये जैसे कि अगर रैक हम बोलते हैं, सॉरी ये रैक है, तो वो सारे मॉड्यूल्स और सबको यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सीपीयू। तो सीपीयू आप सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम स्टोर्ड रहता है। और अनलाइक योर नॉर्मल पीसी, इस सीपीयू में क्या है? इस सीपीयू में आपका मोड दिया हुआ है। क्या क्या मोड है? इसमें 3 मोड दिया हुआ है, रन मोड, प्रोग्राम मोड, रन मोड एंड रिमोट मोड। सो एक होता है प्रोग्राम मोड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सीपीयू है, ये अगर सीपीयू है तो यहाँ पे रन, रिमोट एंड प्रोग्राम। सो यहाँ पे एक की रहता है, उस की से आप चेंज कर सकते हो। जब पीएलसी को प्रोग्राम करना है तो आपको प्रोग्राम मोड सिलेक्ट करना है। जब इसको प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया तो रन कंडीशन में देना है तो रन मोड सिलेक्ट करना है। रिमोट मोड में आपको तब रखना है जब आप कुछ HMI से कनेक्ट कर रहे हो या फिर अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट कर रहे हो, स्काडा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो रिमोट मोड में इसको रखना होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको कि अनलाइक आवर पीसी, द पीएलसी सीपीयू प्रोसेसेस ओनली वन प्रोग्राम रिपीटेडली। वो बार बार एक ही प्रोग्राम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है। पीसी में अलग अलग होते हैं। आईओ सेक्शंस क्या है? IO sections are that sections which is connecting the real-time devices with the PLC. So the IO system provides connection between the field and the PLC. So the physical devices or instruments or sensors or your control elements, those are connected to PLC can be classified into 2 categories. One is called your input, another one is your output.
There are mainly 4 types of IO cards available based on the input and output. ये जो इतने सारे जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमको दिखते हैं फील्ड में, वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम सिर्फ 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. Either it will be digital input or digital output, analog input और analog output. सिर्फ 4 ही कार्ड अवेलेबल है, DI कार्ड और DO कार्ड, AI कार्ड और AO कार्ड. ठीक है. So these are the components of your PLC. So digital input device क्या हो सकते हैं? Any kind of switch or your any kind of switch is called your digital input device. Analog input device जो 0 to 100% वेरिएशंस में है, जैसे आपके ट्रांसमीटर्स हो गए, थर्मोकपल हो गए, RTDs हो गए, ये सारे क्या है? एनालॉग इनपुट डिवाइस है. डिजिटल आउटपुट डिवाइस which is either on or off, likewise your lamp, switch, solenoid, etc. Analog output device, it is simply your control valve or your RPC, regulating power cylinder. These are your analog output devices. Now digital input or digital output works on 0 or 24 volt DC. This is very important. Okay. इतना देर जो भी हमने बात किया उसमें बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ जानना चाहिए था, लेकिन now this part is you have to be very careful. डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट, अगर डिजिटल सिग्नल है तो आपका कितना क्या सिग्नल रहेगा? वो रहेगा या तो 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट डीसी सिग्नल. एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, it will be your 4 to 20 milliampere or 0 to 10 volt. 0 to 10 volt DC is a rare case. In most of the cases, you will get 4 to 20 milliampere signal in case of your analog input. Oh, there's lot of noise. Sir, noise coming from Galaxy J7. क्या है? I'm just telling you, noise coming from Galaxy J7. Yeah. Okay. Pin 2, Galaxy J7, I think it is pin 2. Kindly mute your mic, pin 2. Others are getting disturbed. I don't know why I am. Okay. Now it's okay. Okay. But the problem is that you people will not be able to unmute yourself. Is that it? So जो जिसको जरूरत नहीं होगा वो काइंडली म्यूट करके रखे अपना माइक, अदरवाइज अदर्स विल गेट डिस्टर्ब. एनीवेज, चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. आईओ डिवाइसेस एंड आईओ कार्ड्स, दो चीज. मैं कुछ देर के लिए सबको म्यूट कर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद कर दीजिए सर. Put everybody on mute. People who do not have basic discipline. Everybody for mute and then. Yeah, please. After that we will be discussing. Okay. So, my dear friends, we were discussing about digital input and digital output devices and cards. दोनों का अंतर समझिए. एक हो गया डिवाइस. डिवाइस क्या है? जो हम फील्ड में इंस्टॉल कर रहे हैं. अब इनपुट बोल रहे हैं और आउटपुट बोल रहे हैं. इस चीज को मार्क कर लीजिए और पूरा ध्यान से समझिए कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट सिग्नल क्या है, आउटपुट सिग्नल क्या है. जब मैं बोलता हूं इनपुट सिग्नल, इन जनरल सिग्नल वर्ड यूज नहीं करते हैं. इन जनरल हम लोग बोलेंगे इनपुट है कि आउटपुट है.
तो ये इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? इनपुट मीन्स एनी सिग्नल फ्रॉम फील्ड टू पीएलसी। अगर पीएलसी में कोई सिग्नल आ रहा है तो फिर मैं उसको बोल रहा हूं इनपुट। अगर पीएलसी से कोई सिग्नल जा रहा है फील्ड में तब मैं बोल रहा हूं इसको आउटपुट। क्लियर? मार्क करिए इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इनपुट और आउटपुट किसको बोलेंगे। अभी समझ में आएगा जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे या फिर जब हम फील्ड में होंगे तो शुरुआती दौर पे आपको प्रॉब्लम आएगी। कैसे? कि जो सिग्नल, बहुत बढ़िया से समझिए, कि जो सिग्नल पीएलसी का आउटपुट है वो सिग्नल आपके किसी एक डिवाइस का इनपुट है ना। सो पीएलसी का आउटपुट और किसी डिवाइस का इनपुट। अभी मैं फील्ड पे खड़ा हूं और मैं एक कंट्रोल वाल्व के सामने हूं। उस कंट्रोल वाल्व में एक तार लगा हुआ है जिस तार से सिग्नल कंट्रोल वाल्व में आ रहा है, और वो सिग्नल क्या है कि भाई ये ओपन कमांड दे रहा है कंट्रोल वाल्व को कि तुम खोलो। तो ये सिग्नल मैं इनपुट बोलूं कि आउटपुट बोलूं? जब मैं कंट्रोल वाल्व की तरफ से देख रहा हूं तो ये एक इनपुट है कंट्रोल वाल्व, लेकिन वहीं पे जब मैं इसको पीएलसी के नजरिए से देख रहा हूं तो ये एक आउटपुट है पीएलसी का। सो हमारा रेफरेंस हमेशा पीएलसी। यहाँ पे और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इफ द सिग्नल इज out to PLC, means out from PLC to field, then I am saying it output, or if it is coming to PLC from field, then I am saying it input. तो सिंपली हमको क्या क्या चीज यहाँ पे याद रखना है? एक चीज याद रखना है कि इनपुट और आउटपुट किसको मैं बोल रहा हूँ। इनपुट और आउटपुट को डिफाइन कर रहा हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू पीएलसी, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइसेस। ठीक है? दूसरा चीज मैं क्या कर रहा हूं कि सिग्नल्स जो आ रहे हैं उसको मैं चार कैटेगरी में कर रहा हूं कि इनपुट या तो एनालॉग इनपुट या फिर डिजिटल इनपुट होगा, या फिर जो आउटपुट होगा वो एनालॉग आउटपुट या फिर डिजिटल आउटपुट होगा। तो चार ही सिग्नल मिल रहे हैं। उस चारों सिग्नल में मैंने देखा कि डिजिटल सिग्नल जो है ये वोल्टेज पे है, आइदर 0 वोल्ट है या फिर 24 वोल्ट है। एनालॉग सिग्नल जो है वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पे है। कहीं कहीं पे रेयर केस में आपको 0 to 10 वोल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, वो स्पेशल केसेस है कुछ सेंसर्स का। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द 99% इंस्ट्रूमेंट का जो आप सिग्नल मिलेगा एनालॉग का वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ही होगा। सो यहाँ पे हम पूरा क्लियर हो गए कि डिवाइस और कार्ड्स, वो जो इनपुट डिवाइसेस है या फिर आउटपुट डिवाइसेस है, वो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमको चार टाइप के कार्ड चाहिए। डिजिटल इनपुट कार्ड, डिजिटल आउटपुट कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड एंड एनालॉग आउटपुट कार्ड। ठीक है? सो अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अदरवाइज मैं मूव करूंगा। समरी हमने क्या क्या देखा? पीएलसी इज नथिंग बट एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट कैन टॉक इजीली विथ रियल टाइम इक्विपमेंट्स और मशीन्स। कि पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जिसमें हमको ये फैसिलिटी है कि इजीली हम फील्ड डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। PLC mostly works on 24 volt DC and all the equipments can be divided into 4 categories: AIO, DI, DO. To communicate with these devices, PLC has 4 different cards: AI card, AO card, DI card, DO card. So मैं यहाँ पे शेयर स्टॉप कर देता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। टाइम क्या हुआ? ओके, सो वी आर हैविंग
enough time right now to discuss about. So आज जो चीज हमने देखा पीएलसी के बारे में, पहला लेक्चर था जिसमें हमने पीएलसी को समझने की कोशिश की कि ये पीएलसी क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है और क्या क्या चीज हमको कनेक्ट करने होते हैं इसके साथ। तो एक बार रिपीट करता हूं शुरुआत से, है ना। उससे पहले अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, if we draw a block diagram of a PLC, just a simple block diagram, so then उसमें क्या क्या आएगा? तो first of all power supply आएगा, फिर जी। CPU आएगा, जी फिर डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट आएगा, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट आएगा, और क्या आएगा? वही है। उसके बाद अगर पीएलसी में दो एक्स्ट्रा कार्ड आते हैं जो थर्मोकपल और आरटीटी के लिए होते हैं, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक ही साथ नहीं कर रहे हैं कि सारा कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो, है ना। क्योंकि देखो ये चीज जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, जब आप फील्ड में जाओगे और फिर देखोगे डिफरेंट ब्रांड का पीएलसी देखोगे, फील्ड में कुछ काम करना है तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है ना। सो थर्मोकपल एंड आरटीडी आर टू डिफरेंट स्लॉट्स। जी जी जी, चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ जब आपने छेड़ दिया है कि थर्मोकपल एंड आरटीडी ये क्या है। थर्मोकपल and RTD both are temperature sensing elements. Temperature elements बोलते हैं, temperature measuring instrument भी बोल सकते हो। थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है, थर्मोकपल का आउटपुट होता है आपका मिलीवोल्ट में, ईएमएफ में। मतलब थर्मोकपल क्या करता है, मिलीवोल्ट जनरेटर है, मिलीवोल्ट जनरेट करता है। और हमारा जो एनालॉग कार्ड्स है, एनालॉग इनपुट कार्ड है, वो एक्सेप्ट करता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। समझ रहे हैं? तो थर्मोकपल जो मिलीवोल्ट देगा और पीएलसी क्या कर रहा है, एनालॉग इनपुट में 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है ना। तो बीच में अगर आपको डायरेक्टली थर्मोकपल को कनेक्ट करना है पीएलसी के साथ, तो आपको बीच में एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा देना है। और वो टेम्परेचर ट्रांसमीटर क्या करेगा, वो सिंपली जो मिलीवोल्ट सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। सो इट विल बी ए वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बेसिकली, टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो होगा, है ना। अब टेम्परेचर ट्रांसमीटर अगर नहीं लगाना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारे थर्मोकपल्स हैं, तो अननेसेसरी इतने सारे टेम्परेचर ट्रांसमीटर को के पीछे क्यों खर्चा करेंगे। आप एक थर्मोकपल कार्ड ही ले लीजिए कि पीएलसी में एक्स्ट्रा प्रोविजन आता है कि एक टेम्परेचर कार्ड ही आता है, थर्मोकपल कार्ड अलग से आता है, आरटीडी कार्ड अलग से आता है। सो अगर आरटीडी कार्ड या फिर थर्मोकपल कार्ड लगाते हैं तो हम डायरेक्टली टेम्परेचर एलिमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं फिर इसके साथ, ठीक है। सो ये जो जी सो ये जो प्रोग्राम आप लोगों के सामने है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, इसमें हम लोग ऑटोमेशन के ऊपर ही ज्यादा बात करेंगे कि फील्ड डिवाइसेस में जाएंगे तो ये और बहुत ज्यादा लंबा खींचेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑटोमेशन या फिर ऑटोमेशन के जो जॉब होते हैं उसके कैटेगरी को समझिए, उसमें जॉब रोल को समझिए। एक होता है प्योर ऑटोमेशन का जॉब, जहां पे आपको हो सकता है अगर आप प्रोग्रामर है तो आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप स्काडा डिजाइन कर रहे हैं, ये सारे काम है। दूसरा है आपकी ऑटोमेशन का मेन काम होता है प्रोजेक्ट में, कि आपको जगह जगह पे प्रोजेक्ट लग रहा है तो पीएलसी का आप अगर आपको नॉलेज है और आप जा रहे हैं वहां पे पीएलसी सेट कर रहे हैं, फिर वहां पे खत्म हो रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तीसरा जो जॉब रोल होता है वो होता है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का। एक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर फील्ड का मैं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री का। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर क्या करता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कंप्लीट प्रोसेस को देखता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखना होता है और ऑटोमेशन भी देखना होता है। ऑटोमेशन हम वहां पे बोलते हैं कि जो टर्मिनेशन अभी मैंने बोला कार्ड कि फील्ड से आ गया, तो एक ऑटोमेशन इंजीनियर इन जनरल वो सिर्फ वहां पे देखेगा कि मेरे टर्मिनेशन पे मुझको इतना वोल्टेज मिल रहा है कि इतना मिली एम्पियर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खत्म। उसको उससे मतलब नहीं होता है कि
फील्ड में आपका डिवाइसेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। वो सिंपली आपका चैनल को चेक करेगा और चैनल अगर सही है तो बोलेगा कि मेरा इस साइड में ठीक है पीएलसी। लेकिन एक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को ओवरऑल देखना होता है कि फील्ड में प्रॉब्लम आया तो उसको तो प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना है, कि प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना ही करना है, नहीं तो उपाय नहीं है कि मशीन को चलाना है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है ऑटोमेशन के जॉब रोल पे। अलग अलग जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग जॉब रोल्स भी होते हैं, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मतलब इस पूरे सेशन में हम अपने आप को ज्यादातर लिमिट करेंगे टर्मिनेशन तक। ये वहां पे देखेंगे कि 4 to 20 मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 to 24 वोल्ट मुझको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब मैं बोलूंगा 0 वोल्ट, इसका मतलब यह नहीं है कि एक कन्फाइंड 0 वोल्ट ही है। 0 वोल्ट का मतलब 0 to 5 वोल्ट होता है, टॉलरेंस लिमिट अप टू 5 जी। 0 वोल्ट का मतलब 0 to 5 वोल्ट। और जब मैं बोलता हूं कि 24 वोल्ट, इसका मतलब 18 वोल्ट से शुरू करके 30 वोल्ट तक एक्सेप्टेबल रेंज है इसका, कि 18 से 30 तक आपका हो सकता है। सो ये होगा आपका रेंज 0 to 5 वोल्ट या फिर 18 to 30 वोल्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन 5 to 18 वोल्ट के बीच में पीएलसी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो एक बार मैं समरी लेता हूं पूरा सेशन आज का जो भी हमने किया। काइंडली म्यूट, एक्स्ट्रा नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है कहीं से। Do not have any sense. सो ये है कि आज हमने शुरू किया, फर्स्ट लेक्चर था और पहला लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन शुरू किए। हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई ऑटोमेशन होता क्या है। हमने ये समझा कि ऑटोमेशन जो है वो है ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स अगर है तो हमको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि हमको कुछ सेंसर्स चाहिए, जैसे हमारे आंख, कान, नाक, ये सारे सेंसर्स हैं। एक कंट्रोलर चाहिए जिसमें प्री डिफाइंड प्रोग्राम चाहिए, जिसमें हम प्रोग्राम करके अपने हिसाब से डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकते हैं। और कुछ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट चाहिए जो क्या करेंगे, वो जो हम डिसीजन लेंगे उस चीज को एक्ट करके वर्क में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत बढ़िया है। कंट्रोल के बाद कंट्रोल के बाद हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वहां पे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं पीएलसी को, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या है, तो हमने समझा कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। और इंडस्ट्रियल कंप्यूटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको डिजाइन किया गया है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत ज्यादा डस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होते हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये सब जो हैजर्ड्स है, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स है, उसको विथस्टैंड कर सके। नॉर्मल कंप्यूटर, आपके घर का जो कंप्यूटर होता है वो देखेंगे कि 2-3 साल अगर चल भी गया उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होता है। लेकिन एक पीएलसी इतना रिलायबल है कि एक बार अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया तो आप 10, 15, 20 साल तक एकदम सुकून से रह सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, बट अगर अच्छा पीएलसी देते हैं तो आराम से वो 10 इयर्स 15 इयर्स चल जाता है, उसमें इतना दिक्कत नहीं आता है। छोटा मोटा मॉड्यूल्स वगैरह चेंज करना हो सकता है, कार्ड्स में प्रॉब्लम आ सकता है ड्यू टू डस्ट वगैरह। चलिए, तो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बोल रहा हूं मैं पीएलसी को। तो नॉर्मल पीसी और पीएलसी में क्या अंतर है? नॉर्मल पीएलसी में अंतर ये है, नॉर्मल पीसी और पीएलसी में अंतर ये है कि पीसी में हम एक साथ बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चला सकते हैं। पीएलसी में एक ही प्रोग्राम को हम रिपीटेडली चलाते रहते हैं। दूसरा चीज
कि पीसी में हम रियल टाइम जो डिवाइसेस हैं जैसे स्विच वगैरह है उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीएलसी में हम रियल टाइम डिवाइस, मोटर कंट्रोल, ये सारे सोलेनॉइड, ये सबको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वो फैसिलिटी दिया गया है आईओ सेक्शन के थ्रू। सिमिलरिटीज में देखते हैं कि एक पीसी में एसएमपीएस होता है, एक पीएलसी में भी एसएमपीएस होता है। पीसी का जो एसएमपीएस होता है उसमें 230, इन जनरल हमारे देश में 230 यूज होता है, कहीं कहीं पे 110 वोल्ट यूज होता है। तो जो भी वोल्टेज लेवल है 110 है या फिर 230 है, 232 कितना वोल्ट में कन्वर्ट करेगा? 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा इन केस ऑफ आवर पीएलसी। इन केस ऑफ पीसी क्या होता है, वो 230 से 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज लेवल पे अगर खोल के आप चेक करोगे तो देखोगे अलग अलग मदरबोर्ड पे अलग अलग वोल्टेज लेवल पे वो वोल्टेज दे रहा है। सो एसएमपीएस दोनों ही केस में चाहिए, चाहे वो पीएलसी हो चाहे वो पीसी हो। और क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है कि सीपीयू चाहिए। सीपीयू पीएलसी में भी चाहिए और पीसी में भी चाहिए। पीसी का सीपीयू में क्या होता है कि पीसी के सीपीयू स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। पीएलसी के सीपीयू में क्या है कि आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ता है और प्रोग्राम करने के लिए आपको उसको प्रोग्राम मोड पे लेना पड़ता है। तो वहां पे सिलेक्शन मोड होता है, रिमोट मोड, रन मोड एंड प्रोग्राम मोड। अगर हमको पीएलसी को प्रोग्राम करना है, किसी भी पीएलसी को प्रोग्राम करना है तो उसको प्रोग्राम मोड में लेना पड़ेगा। फिर प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे करेंगे बाद में देखेंगे। प्रोग्रामिंग करेंगे और जब उसको रन में दे रहे हैं तब जाके आपको रन मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रन मोड में है और आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर वो प्रोग्रामिंग लेगा, ठीक है। या फिर प्रोग्राम मोड में है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है तो वो होगा नहीं। तो ये था पीसी और पीएलसी का डिफरेंस। तो हमने पीएलसी समझ लिया। फिर हमने देखा कि भाई ये पीएलसी जो है ये बाजार में क्या क्या टाइप के पीएलसी आ रहे हैं। तो अलग अलग ब्रांड के पीएलसी मिलेंगे, लाइकवाइज एलन ब्रेडली के पीएलसी मिलेंगे, मित्सुबिशी मिलेंगे, सीमेंस के मिलेंगे, डेल्टा के मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड है। ये इतने पीएलसी में हम कैसे चूज करें, कैसे कैटेगराइज करें? तो हमने देखा कि बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, जब मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर मतलब बेस्ड ऑन द डिजाइन, डिजाइन के बेसिस पे क्या क्या था? कॉम्पैक्ट पीएलसी, कॉम्पैक्ट को मैं यूनिटरी या फिर इंटीग्रेटेड पीएलसी बोल रहा हूँ, मॉड्यूलर पीएलसी और रैक टाइप पीएलसी। ये तीनों में क्या अंतर है? कॉम्पैक्ट पीएलसी छोटा डब्बा टाइप है जो एक ही हाउसिंग में है, इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ, आईओ को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर कभी कुछ फॉल्ट आएगा या फिर कोई एक चैनल डैमेज हो गया तो मुझको पूरा का पूरा चेंज करना है। मॉड्यूलर में क्या फायदा है कि मॉड्यूलर एक बैक प्लेन के साथ कनेक्टेड है जिसमें अलग अलग कार्ड में लगा रहा हूं। वो अलग कार्ड में पावर सप्लाई भी एक कार्ड है, आपका सीपीयू भी एक कार्ड है और आईओ मॉड्यूल्स भी कार्ड ही है जो मैं लगा रहा हूं। उससे ऊपर जब जा रहा हूं तो फिर मैं बोल रहा हूं कि भाई रैक टाइप पीएलसी, रैक टाइप पीएलसी में रैक कम्युनिकेट कर रहा है। Rack is communicating with the CPU, rack is communicating with the modules, and modules are communicating with the cards. जो मैं डिटेल्स में बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि भाई ये तो हो गया आर्किटेक्चर के ऊपर। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ आईओस के ऊपर, नंबर ऑफ आईओस के ऊपर हमने देखा कि नैनो, पिको, माइक्रो, देन स्टैंडर्ड और लार्ज, ये सारे आईओस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर डिवीजन हमने देखा कि रिले टाइप है कि ट्रांजिस्टर टाइप है कि एनालॉग टाइप है। कि रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप ये क्या डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा जो आउटपुट कार्ड है उसका, वो आउटपुट कार्ड में रिले लगा हुआ है कि ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो रिले हो या फिर ट्रांजिस्टर, वो कौन सा कार्ड में लगता है? वो लगता है हमारे डिजिटल कार्ड। तो डिजिटल स्विचिंग जो होगा वो थ्रू ट्रांजिस्टर होगा कि रिले के साथ होगा, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। और अगर मुझको एनालॉग कंट्रोल करना है तो एनालॉग कंट्रोल के लिए मुझको अगर चाहिए एनालॉग कंट्रोल तो मैं एनालॉग टाइप पीएलसी ले रहा हूँ बाजार से। वही है तीनों टाइप्स पीएलसी के। फिर हमने देखा कि चलो भाई हमने पीएलसी तो लेके आ गए, पीएलसी में कंपोनेंट्स क्या क्या मिला हमको?
एक मिला पावर सप्लाई, एक मिला सीपीयू और एक हो गया आईओ सेक्शन। तो ये आईओ सेक्शन को कैसे डिवाइड कर रहा हूं? आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट मींस टू पीएलसी, आउटपुट मींस फ्रॉम पीएलसी, क्योंकि हमारा रेफरेंस पीएलसी ही रहेगा। विथ रेफरेंस टू पीएलसी हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट को। ओके, अब आईओ जो है वो आईओ हम इनपुट को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल होगा या एनालॉग सिग्नल होगा। आउटपुट को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, डिजिटल होगा या एनालॉग होगा। तो टोटल 4 टाइप के सिग्नल मिल गए हमको। क्या क्या सिग्नल मिले? डीआईडीओ, एआईओ। डिजिटल सिग्नल जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब होता है वो कोई भी दो स्टेट में रहता है, या तो लो या फिर हाई, या 0 या फिर 1। तो ये दो ही स्टेट में रहता है डिजिटल। डिजिटल किस मैं क्या मेजर कर रहा हूं? मैं मेजर कर रहा हूं वोल्टेज डिजिटल के केस में, या तो 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट। एनालॉग क्या है कि 0 to 100% वेरिएशन पे रहेगा। तो 0 to 100% वेरिएशन पे अगर है तो मुझको क्या मेजर करना है? मुझको मेजर करना है 4 to 20 मिलियन। बस बात यहाँ पे खत्म होती है कि हमने समझ लिया कि आईओ डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस मतलब डिजिटल इनपुट डिवाइस मतलब स्विचेस, एनालॉग इनपुट डिवाइसेस मतलब ट्रांसमीटर, थर्मोकपल, आरटीडी एक्सेट्रा। डिजिटल आउटपुट डिवाइस मतलब सोलेनॉइड्स, कॉइल्स। एनालॉग आउटपुट डिवाइस मतलब कंट्रोल वाल्व्स। तो ये सारे हमने आज समझे, ये सारा चीज हमने बहुत बढ़िया से देखा। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? हाँ बोलो रिजवान। স্যার আমি সরি আমি বাংলায় করে ফেলতেছি। हाँ ये पॉसिबल टॉक इन हिंदी और इंग्लिश। यस सर। By No the way, problem, বাংলায় বলো। by the way, I can understand Bengali also. I am a Bengali, not an issue. बोलते पारो। স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে যে আমাদের যে क्लासগুলো হচ্ছে, आप जो हमारा क्लास ले रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग के हमको मिलेगा? या डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके। और सर मैं अब ढाका में हूँ, सो আমার পেমেন্ট দিতে মানে ক্যান আই ইউজ মাই ডেবিট কার্ড টু পে ইউ? Yeah, definitely you can pay through your cards, not an issue. থ্রু ইউর অ্যাপ স্যার? I hope so. You can pay. If there is any problem, then you can pay in our account. I will be sharing it. Okay, directly. Okay, not an issue. Thank you, Rizwan, for joining us from this nice place, Bangladesh, Dhaka. And we are really feeling proud that people from entire rest of the world are connecting with us. Even from USA, somebody called that Venkat, Manohar Venkat. But he is not able to come to live because it is our night, so their duty time, morning time is not it. So he will not be able to join live. He will be see the recording only. So कैसा लगा सेशन? Very good, excellent. थैंक यू वेरी मच सुदीप जी, आप हमेशा तारीफ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Then, boss, you deserve. I mean, the way you explain the control and command you have on the language, on the subject, on the technology, and the simplicity with which you explain, I must appreciate. I mean, ये आपका training के बाद में people cannot pick up, then it is very unfortunate. In fact, I have never had exposure to PLC. I've handled basically power systems and power products, but never handled PLC. Drives and software, yeah, up to that. But now, in fact, I started off with a organization which needs me to be overnight be competent in automation. That is the very reason why I'm here. আমি আমি সুদীপজির সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত, উনি খুব ভালো বলেছেন। Okay, thank you रिजवान, thank you everybody. क्या है ना कि देखो लेक्चर
दो चीज होते हैं, एक होता है कि पढ़ाना और एक होता है सिखाना। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं। कि आई बिलीव इन मीन्स इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मुझको पता नहीं है, लेकिन पढ़ाना अलग चीज होता है। इन जनरल हम लोगों को लोग पढ़ाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हम सिखाए। तो सिखाने में क्या होता है ना, उस चीज को आपको इन डेप्थ जानना होता है और उस चीज को रिपीट करना बहुत जरूरी होता है। इन जनरल लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में हम बहुत बार रिपीट कर सकते हैं उस चीज को, रेगुलर बार बार रिपीट जब करते हैं तो दिमाग में एकदम सेट हो जाता है कि ये ऐसा ही है। और अगर आपको सही में एक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बनना है तो आपके दिमाग में वो पूरा पिक्चर क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई लाइन कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाके मैं कितना वोल्टेज देखूं। मैंने ऐसे ऐसे प्लांट में काम किया है जहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं है, ठीक है, कोई भी ड्राइंग नहीं है, पैनल में कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ तार पुराना हो चुका है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फॉल्ट कि क्या हो गया, कहाँ से आया है। तो इस टाइप के सिचुएशंस में आपको अगर बेसिक नॉलेज पूरा स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे वहां पे। सो माय रिक्वेस्ट इज कि बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर रहे, कि हर एक चीज एकदम आपके दिमाग में एकदम प्रिंटेड रहे कि हाँ भाई ये अगर लाइन आ रहा है तो ये यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे जाके मुझको यही चीज चेक करना है। सो आई विल लाइक टू टेक लीव। यस सर, वीके कौन बार गुलो क्लास होबे? Yeah, this program is from today is 15 to 21 and every day we will be having this class session from 7 to 9. Okay, এটা এক সপ্তাহের জন্য হবে, this 15 to 21 পর্যন্ত হবে আর we will be every day we will be Yeah, I understand, in sir. this class. ठीक है, तो इस एक हफ्ते में ये चैलेंज है मेरे साथ कि मैं आप लोगों को एक वैसे लेयर तक लेके जाऊं कि आपके लिए पीएलसी एक अलग दुनिया का चीज ना रहे, बहुत ही आसान हो जाए कि किसी भी पीएलसी के साथ आप खेल सको। उसका मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये प्रोग्राम पूरा करने के बाद आप कहीं भी जाओ, कोई भी टाइप का पीएलसी हो, देखो बाजार में बहुत सारे अवेलेबल पीएलसी होंगे, अलग अलग उसके ये होंगे, क्या कहते हैं इसको, सिंटेक्स होंगे, बहुत सारे चीजों पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन किसी भी टाइप का अगर पीएलसी आपके हाथ में आ जाता है तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि मुझको इसके साथ करना है, उतना मैं बता रहा हूँ। ओके, सो चलिए आज के लिए यहाँ पे विदा लेता हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट रिजवा, गुड नाइट सुदीप जी, Thank you, sir. गुड नाइट, Night, sir. बाय बाय।